हेलो स्टूडेंट, भारतीय समाजशास्त्र के विचारकों की सीरीज में आज आपका नया टॉपिक है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेट जेआरएफ की परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और पीजीटी में इनके क्वेश्चन आते हैं। भारतीय समाज में हो रहे बदलाव पर इनके कॉन्सेप्ट आए हैं। फेमस कॉन्सेप्ट इनके सोशल चेंज के रिगार्डिंग है, और पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रही हैं सोशियोलॉजी को लेकर के, उन्हें ये वीडियो बड़ा लाभदायक रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा। एम.एन. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हा श्रीनिवास, आपका इनका नवंबर 1916 को बर्थ है और डेथ इनकी 1919 को है। सी.एस. घुरिये के शिष्य थे, सेकेंड जनरेशन के सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम इन्हें। और आप देखोगे कि घुरिये की पॉलिसी और घुरिये का जो मैथोलॉजी है स्टडी का, वो किस तरीके से डिफर है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। ठीक है, मैन वर्क ऑफ एम.एन. श्रीनिवास के मैन वर्क क्या क्या है आप देखोगे। जब हम किसी थिंकर की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें मैन कॉन्सेप्ट उनके समझ में आ जाते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट में थिंकर ने वर्क किया है। मैरिज एंड फैमिली अमंग इन मैसूर विलेज, मैसूर का दिन क्या है, इन्होंने 1942 में इनकी एक बुक आई है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ठीक है, सेकेंड बुक है इनकी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द ट्रूब्स ऑफ साउथ इंडिया। ये आपकी इंपोर्टेंट बुक है नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इनका इंपोर्टेंट बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द ट्रूब्स ऑफ साउथ इंडिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सबसे पहले जिक्र इसी बुक में किया था, और रिलीजन को लेकर के बात की है। ठीक है, कहाँ की स्टडी है, ट्रूब्स की स्टडी है इनकी। तो ये इंपोर्टेंट एक थिंकर है आपके। ठीक है, इंडियाज विलेज बुक है इनकी, एक आपका पेयर आता है 1995 की बुक है इंडियाज विलेज। एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। इंडियाज चेंजिंग विलेज आपकी एस.सी. दुबे की बुक है। विलेज इंडिया मैकी मेरिट की बुक है। और इस तरीके से ये सेम नाम की जो बुक है इनका मैच द फॉलोइंग करके आपके डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। तो विलेज इंडियाज विलेज में आप देखोगे एम.एन. श्रीनिवास को कोट करोगे, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जाति को लेकर के जी.एस. घुरिये का काफी वर्क है। मॉडर्न इंडिया में कास्ट किस तरीके से फंक्शनिंग है, ये इस बुक में है आपका 1962 में, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर से। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सामाजिक परिवर्तन पे इनके काफी आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, और वेस्टर्नाइजेशन की भी बात करेंगे, सेकुलराइजेशन की भी बात करेंगे। तो ये सोशल चेंज कैसे हो रहा है मॉडर्न इंडिया में, इसका जिक्र आपका 1966 की बुक है इनकी। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969 की बुक है। द रिमेंबर विलेज ये आपकी 76 की बुक है, अच्छी बुक है, एक दो बार इसके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया ये आपकी 1976 की बुक है। ये कुछ वर्क है एम.एन. श्रीनिवास का, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और श्रीनिवास के जो बुक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और भारतीय समाज में हो रहे बदलावों पर इन्होंने जिक्र किया है काफी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और भी बुक इनकी हैं इसी सीरीज में। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया एडिटेड बुक है 1976 की है, 77 की है। माई बड़ौदा डे, इनके जो बड़ौदा में डे गुजरे थे उनकी जो मेमोराइजेशन है वो इस बुक में है इनका। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर से, प्रभु जाति की संकल्पना इन्होंने दी है। डोमिनेंट कास्ट की फीचर पे बहुत क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रभु जाति क्या होती है। ठीक है, और इसको लेकर के काफी डिस्कशन हम इस वीडियो के थ्रू करने जा रहे हैं। डोमिनेंट कास्ट एंड अदर से 1986 की बुक है। प्रभु जाति, जब किसी विशेष एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कोई कास्ट अगर डोमिनेंट है, उस डोमिनेंट कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो इन्होंने डिस्कस किया है। तो डोमिनेंट कास्ट कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है, जो सोशल चेंज की एक प्रक्रिया है जो इंट्रोड्यूस की गई है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छी प्रक्रिया है सोशल चेंज की, और इससे आपके काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ऑन लिविंग इन ए रिवॉल्यूशन एंड अदर से, सोशियोलॉजी इन दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करने में एम.एन. श्रीनिवास का काफी योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन इनको ही जाता है। विलेज कास्ट एंड जेंडर, इन चीजों को लेकर के विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996, कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार,
इंडियन सोसाइटी थ्रू द पर्सनल राइटिंग 1996 की बुक है इनकी। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो एमएन श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई हैं। अब इनके कॉन्सेप्ट आपको समझने बेटा अच्छे तरीके से। एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की संकल्पना दी है। प्रभु जाति क्या है? जो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर विलेज में एक डोमिनेंट कास्ट देखने को मिलती है, जो रैंकिंग में टॉप स्थान रखती है, जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अपना प्रभुत्व रखती है, उसी को डोमिनेंट कास्ट बोला है। आगे चल करके डोमिनेंट कास्ट की फीचर क्या क्या बताई गई है एमएन श्रीनिवास के द्वारा, उनका उल्लेख अच्छे तरीके से किया जाएगा। पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच इंडियन सोसाइटी अडेप्ट द वैल्यू ऑफ वेस्टर्न कल्चर। आप देखोगे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा रैपिड चेंज हुआ, वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया किस युग में सबसे ज्यादा तेज थी? तो आप देखोगे ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया को अडेप्ट किया है। कोई भी परिवर्तन है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन, अभी जैसे आपका क्वेश्चन संस्कृतिकरण को लेकर के ही पूछा गया है, कोई भी सामाजिक परिवर्तन उस दिशा में होगा तो यहाँ पे जो आपका मर्टन का कॉन्सेप्ट है आपका सापेक्ष वंचना, सापेक्ष वंचना को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन आपके बनते हैं संस्कृतिकरण को लेकर के। ठीक है। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में देखोगे आमतौर पे अगर कोई बच्चा ड्रेस कोड में चेंज करता है तो हम मॉडर्न की बात करते हैं, बट इनका यहाँ मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है वो आइडियाज में लॉजिकल थॉट को प्रायोरिटी देना है। जब हम देखोगे तार्किकता अपने विचारों में लेकर के आते हैं तो हम उस चीज को यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का उल्लेख किया है। ठीक है। इसके बाद है लोकीकरण और इसके बाद है फैलाव। फैलाव सेपरेट जैसी कई अवधारणाओं को विकसित कर उन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यही नहीं, वे भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अपनी गहन क्षेत्र कार्य परंपरा फील्ड व्यू के लिए जाने जाते हैं। सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के। अब से पहले जो आपकी वीडियो आई है उनमें भी मैंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के क्वेश्चन आपको नोट कराया है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, भारत के अध्ययन में या किस भारतीय ने सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को अपने अध्ययन में इंक्लूड किया है? तो एमएन श्रीनिवास का नाम यहाँ पे आता है। इसके साथ साथ मैंने आपको और क्वेश्चन भी नोट कराए थे। अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का अपने शोध अध्ययन में आता है तो बी मेलेनिविस्की आएगा, शोध अध्ययन में बी मेलेनिविस्की आएगा। आपका थिंकर ये हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में अगर जाओगे एमएनसी बी मेलेनिविस्की आपको मिल जाएगा। अगर पुस्तक में आते हैं, इसने अपनी पुस्तक में सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया है तो आपके आते हैं WF वाइट। इनकी कोटेशन भी मैंने आपको लिखवाई है। WF वाइट अमेरिकन इटालियन स्लम का अध्ययन किया इन्होंने और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को अपनी पुस्तक में इन्होंने यूज किया है और इनकी कोटेशन भी मैंने अब से पहली वीडियो है उनमें लिखवाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जिक्र लुनबर्ग के द्वारा अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी 1924 में किया गया है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका यहाँ बहुत अच्छा बन जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी समूह में रह करके उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है तो दिस काइंड ऑफ स्टडी नोन एज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वैसे बेसिकली ऑब्जर्वेशन आपका 3 प्रकार का है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये 3 प्रकार का ऑब्जर्वेशन आप सोसाइटी में कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनका यूज करके जो एथनोग्राफर हैं वो किसी ट्राइबल कम्युनिटी या किसी विलेज का स्टडी करते हैं। तो इस टाइप से हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले भारतीय जो समाजशास्त्री है इन्होंने एमएन श्रीनिवास ने अपने कार्य में यूज किया है। सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक के रूप में भी ये भारत में जाने जाते हैं। एमए के शोध प्रबंधन का विषय था इनका मैसूर में विवाह और परिवार, फैमिली एंड मैरिज इन मैसूर। पीएचडी की उपाधि के लिए इन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया है। कुर्ग समुदाय है एक वहां पे। ठीक है। इस अध्ययन के आधार पर इनकी पुस्तक दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों में धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये क्वेश्चन आता है इसमें संस्कृतिकरण का जिक्र भी इन्होंने किया है। तो इंपॉर्टेंट बुक है।
MN श्रीनिवास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक काफी बार पूछी जाती है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये MN श्रीनिवास की काफी अच्छी बुकों में काउंट होती है और कई बार प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इस पुस्तक में उन्होंने कुरुप के समाज के जाति पदक्रम, संस्तरण, अंतर्जातीय संबंध के साथ साथ कुरुप लोगों के धार्मिक संस्कार और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन विश्लेषण किया है। कर्नाटक में अपने मूल निवास स्थान के लगाव और शोधगांव रामपुरा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि किस थिंकर ने किस गांव की स्टडी की है, इसको लेकर के आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें एक क्वेश्चन आपका विलेज स्टडी को लेकर के और विचारकों को लेकर के आता है। तो रामपुरा की स्टडी किसके द्वारा की गई है? MN श्रीनिवास के द्वारा की गई है, ठीक है। और इसका वास्तविक नाम था कोडगल्ली। आगे आएगा ये भी, कोडगल्ली रामपुरा का वास्तविक नाम था, इन्होंने इसका नाम थोड़ा चेंज किया हुआ है। नव स्थापित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में खींच लाया था। दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव, वास्तविक नाम कोडगल्ली है, को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है। जाति और धर्म के संरचनात्मक पक्ष पर ये यहाँ से आपका नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। MN श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में किस अप्रोच का यूज किया है? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज बाय MN श्रीनिवास इन हिज स्टडी। अब ये कहते हैं कि भारतीय गांवों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो गांव की एक संरचना है जो जाति मिलकर के उस संरचना को क्रिएट कर रही है और इन जातियों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप होती है और वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दैट इज द फंक्शनल पार्ट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज बाय द MN श्रीनिवास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पर प्रकाश डाला, अपितु ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन, जाति की गत्यात्मकता को भी उजागर किया है। उन्होंने अंतर्जातीय संबंधों, यथार्थताओं और उनकी तकनीकी, उनकी गति की डायनेमिक्स को समझने के लिए संस्कृतिकरण। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका इंपोर्टेंट है, संस्कृतिकरण। भारतीय गांव की संरचना को अगर देखें तो हायरार्की है, एक उच्चता और निम्नता का क्रम है। इसे मेमोराइज कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृतिकरण कौन सी प्रक्रिया है? जब ये लोअर कास्ट अपर कास्ट प्राय द्विज की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपनाती है, दो या तीन पीढ़ी पश्चात अपनी परिस्थिति स्टेटस उच्च होने का दावा करने लगती है, तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण के रूप में जानी जाती है। अक्सर से आपको ये याद रखनी है, प्राय द्विज, जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह, ध्यान रखना एक एक वर्ड से क्वेश्चन आपका बनता है। जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह प्राय द्विज की दिशा में, ट्वाइस बोर्न कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपनाते हैं तथा 2 या 3 पीढ़ी पश्चात अपनी परिस्थिति उच्च होने का दावा करने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण के रूप में जानी जाती है। अब इससे बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो आपका रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को इससे जोड़ा गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्राय उच्च की दिशा में यहाँ फॉलो किया जा रहा है, तो उच्च जाति जो है लोअर कास्ट के लिए रेफरेंस ग्रुप है। और यहाँ पे रिलेटिव डेप्राइवेशन का भी जिक्र करते हैं, सापेक्ष वंचना का भी जिक्र करते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और डीपली आपका बनता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? संरचनात्मक परिवर्तन है या पदमूलक परिवर्तन है? तो ये आपका पदमूलक परिवर्तन है, न कि स्ट्रक्चरल चेंज। ये संरचना तो आपकी ऐसी रहेगी गांव में जाति की, जो उच्च जाति है वो उच्च ही रहेगी, हाई रहेगी, बट जो ये लोअर कास्ट है ये हायर की दिशा में थोड़ा पद इसका चेंज हो जाएगा, पदमूलक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और जो हमारे नए बच्चे होते हैं, जो न्यू कॉम्पिटिटर होते हैं, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है। तो संरचनात्मक परिवर्तन ना होकर के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ओनली पदमूलक प्रक्रिया है, पोजिशनल चेंज है। और जातियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, किसके कारण से? कि हायर कास्ट के रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली को लोअर कास्ट ने अपना लिया है, और जो उनके ऑक्यूपेशन थे जिसके कारण इम्प्योरिटी थी वो उन्होंने छोड़ दिए हैं और उन चीजों को फॉलो किया है जो हायर कास्ट करती हैं। ठीक है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का जिक्र किया इन्होंने। डोमिनेंट कास्ट दी है प्रभु जाति, प्रभु जाति की अभी बताई हमने। इस रचनात्मक प्रक्रिया में उच्च जाति ज्यादातर डोमिनेंट मानी जाती है। आगे चल करके ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे।
इसके पास कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये जो प्रभु जाति की विशेषताएं एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं, जिसके पास में मोड ऑफ प्रोडक्शन के साधन हो, संख्यात्मक स्थिति अधिक हो, या वो स्ट्रेंथ में ज्यादा हो, या नौकरी, स्थानीय नौकरी और प्रशासन में उसकी जो विशेष स्थान हो। और इस चीज को लेकर के काफी थिंकरों ने बाद में क्रिटिसिज्म भी किया है और नए कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया क्या है, जिसमें कि भारतीय समाज में, रूरल इंडिया में जो लोग वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस नोन एज द वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस। पश्चिमी मूल्यों का ग्रहण करना, ये पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है। और लौकिकरण की, सेकुलराइजेशन होना, धर्म के प्रभाव को कम करना, ये लौकिकरण की प्रक्रिया है। आप देखोगे जैसे जैसे एमएन श्रीनिवास का लाइफ पीरियड बीतता गया तो इनके कॉन्सेप्ट बदलते रहे। सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण पॉइंट ऑफ व्यू दिया और इन्होंने कहा कि सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, वो जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मणों की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली को अडेप्ट कर रही है। बट इन्होंने तुरंत ही कुछ दिनों बाद ही दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया कि ब्राह्मणीकरण की जगह इन्होंने संस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट को उपयुक्त माना और ये कहा कि लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपना रही है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, ये भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुसार ये कॉन्सेप्ट एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, विकसित कर उन्होंने पत्तिशास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और ये आपको समझ में आने चाहिए अगर आप एमएन श्रीनिवास पढ़ रहे हैं। एमएन श्रीनिवास से हर एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, निम्न जातियां अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए समाज की उच्च जातियों को अच्छी स्थिति प्राप्त करने, अधिक शक्ति संपन्न बनने के लिए उनका अनुकरण करती हैं। श्रीनिवास संस्कृतिकरण के संबोध को प्रयोग करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति, विशेषतः द्विज, ट्वाइस बोर्न कास्ट की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, कर्मकांड, विश्वास, जीवन शैली को अपना लेता है। ठीक है, तो अपनाने के बाद जो इनका क्लेम बनता है कि भाई हम भी थोड़े पोजिशनल चेंज है और हम हार की दिशा में जा रहे हैं, तो ये जो पोजिशनल चेंज है इसी को ही संस्कृतिकरण के नाम से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य नवीन रीति रिवाजों और आदतों को अपनाना मात्र ही नहीं है, अपितु नए विचारों और मूल्यों को अनावृत करना भी है, जिनकी धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की सांस्कृतिक साहित्य के विशाल भंडार में अनेक स्थानों पर चर्चा हुई है। कर्मकांड, कर्म, पाप, धर्म, माया, संस्कृत और मोक्ष जैसी सर्वाधिक सामान्य संस्कृति के धर्मशास्त्रीय विचार इनके द्वारा एडेप्ट किए गए हैं। तो संस्कृतिकरण से क्वेश्चन आपका बनता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, संस्कृतिकरण में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि ये कास्ट सिस्टम है बेटा और ये लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में अपने आप को बदल रही है, तो ये कैसी होगी, अपवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे इस कॉन्सेप्ट से कितने ही क्वेश्चन आपके संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को लेकर के बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, गतिशीलता के द्वारा व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसा परिवर्तन है, नॉट ए स्ट्रक्चरल चेंज, ओनली पोजिशनल चेंज। अनुकरण की यह प्रक्रिया, अनुकरण कर रहे हैं किसका, हायर कास्ट का। संस्कृतिकरण सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गतिशीलता और संदर्भ समूह व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों का एक हिस्सा है। बेटा एक एक पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पदमूलक परिवर्तन है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अनुकरण की प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। संस्कृतिकरण सामाजिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया है। सामाजिक गतिशीलता है, किस प्रकार की है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है। और संदर्भ समूह व्यवहार से प्रभावित है, ये भी आपका क्वेश्चन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्रिएट होता है, बनता है। संस्कृतिकरण की शुरुआत समानुकरण की एक घटना के रूप में हुई, किंतु बाद में यह अवज्ञा और अनादर का मनोभाव बन गई है। श्रीनिवास ने उस जाति को प्रभु जाति कहा है। कौन सी जाति को, जिसकी एक विशेष संख्या को, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को जोड़ा है इन्होंने। अन्य जातियों की अपेक्षा काफी अधिक होती है और पारंपरिक पदक्रम में स्थिति काफी नीचे नहीं होती, यानी कि उच्च स्थिति होगी, हायर पोजीशन इन कास्ट रैंकिंग, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। ये इन्होंने बेसिकली फीचर दिए थे स्टार्टिंग में। 3 चीजें बताई हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं इकोनॉमिक के तौर पे, हायरार्की उच्च
स्थान हो जाति व्यवस्था में और संख्या बल भी ज्यादा हो। बाद में देखेंगे फीचर इनकी थोड़ी बढ़ गई है डोमिनेंट कास्ट को लेकर के। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के साथ साथ वह जाति क्षेत्र विशेष में संख्यात्मक दृष्टि से प्रमुखता रखती है। वास्तव में इसे शक्ति सत्ता पर अधिक जोर दिया है। प्रभु जाति की अवधारणा के साथ श्रीनिवास ने इसी तथ्य को भी उजागर किया है। जाति पदक्रम कास्ट रैंकिंग अब केवल सांस्कृतिक परिस्थिति रिचुअल स्टेटस पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु सत्ता और संपदा पर भी इसके प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। अब आप देखोगे सत्ता और संपदा की भी बात की गई है। लोकल क्षेत्र में जिसका नौकरशाही में या लोकल क्षेत्र में प्रशासनिक जो पद हैं उनके पास है, तो वो भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। प्रभु जाति के साथ 4 कारक जुड़े होते हैं। संख्यात्मक शक्ति दे दिया, संसाधनों पर नियंत्रण, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो साधन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन रूरल एरिया में क्या होगा, जमीन होगी जहाँ पे भूमि पे प्रोडक्शन हो रहा है। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, ये आपके डोमिनेंट कास्ट के फीचर हैं अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास। पश्चिमी शिक्षा, आरक्षण की व्यवस्था, प्रशासन में निम्न जाति के लोगों का उच्च पदों पर नौकरियां तथा अन्य के कई नगरीय आय के नगरीय स्रोत, इन सभी में अब किसी गांव में विशिष्ट जाति समूहों की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि करने में महती भूमिका अदा की है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके कुछ विचारक हैं जिसमें गेल ओमवेट है, वो ये कहती हैं कि कभी आप देखोगे कि जो लोअर कास्ट है अगर ये विशेषताएं उसके पास हैं फिर भी उस लोकल एरिया में इन रूरल एरिया, इंडियन रूरल एरिया, वो डोमिनेंट कास्ट नहीं हो सकती है। उन चीजों को लेकर के गेल ओमवेट की स्टडी है और उस पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बेटा। प्रभुता का निर्धारण गांव के स्तर पर ही नहीं वरन क्षेत्र आधार पर भी होता है। अब यहाँ पे आपके क्रिटिसिज्म आ जाते हैं डोमिनेंट कास्ट के। दुबे कहते हैं, एससी दुबे का कहना है कि जाति समूह डोमिनेंट नहीं होता है, समाज में व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। अब श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट। इन्होंने कहा जाति कभी प्रभुत्व नहीं कर रखती है और प्रभुत्व रखता है व्यक्ति। ठीक है, तो एससी दुबे ने रिप्लेस किया है डोमिनेंट कास्ट को डोमिनेंट व्यक्ति से। वे मानते हैं कि समाज में शक्ति किसी जाति विशेष में बिखरी होने की अपेक्षा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, जिसे डोमिनेंट पर्सन या प्रभु व्यक्ति बोला है इन्होंने। रायबर्मन आते हैं, फिर रायबर्मन श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा के स्थान पर कहते हैं कभी जाति प्रभु नहीं होती, प्रभु समुदाय होते हैं, डोमिनेंट कम्युनिटी होती है। इन्होंने इस जो कॉन्सेप्ट का सजेशन किया है। इनके अनुसार प्रभु समुदायों के कई आयाम होते हैं, जैसे संसाधनों पर नियंत्रण, परिस्थिति कानून को बनाए रखना आदि। उन्होंने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लोकीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में हो रहे व्यापक सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण अपने कई लेखों में किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन वो इंडियन सोसाइटी में देखते गए, कॉन्सेप्ट उनके बिल्डअप होते चले गए हैं। पश्चिमीकरण से श्रीनिवास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जिसका प्रभाव अंग्रेजों के भारत में आगमन के पश्चात हुआ है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया सबसे ज्यादा थी। भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्र यथा जीवन शैली, धर्म, शिक्षा, आर्थिक संगठन, राजनीति पर वेस्टर्नाइजेशन का पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव देखने को मिलता है और ये प्रक्रिया आपकी पश्चिमीकरण के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे इन परिवर्तनों को कारकों में यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात, संचार व्यवस्था, उदारवादी प्रजातंत्र, व्यक्तिक स्वतंत्रता, नवीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका अदा की है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है कब? और प्रक्रिया जब आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के साथ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की गति अधिक हो जाती है। पश्चिमीकरण भारतीय जनसंख्या के किसी एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित नहीं है, भारतीय समाज के बड़े भाग को प्रभावित करता है। स्वतंत्र भारत में यह पहले से अधिक गति में से हो रहा है। इसने भारत के जनजीवन लोकीकरण की भी शुरुआत की है। प्रवृत्ति हमें संचार संसाधनों के विकास, नगरों और कस्बों में वृद्धि, स्थानीय गतिशीलता में अधिकता, शिक्षा के प्रसार के कारण अधिक मजबूत दिखाई पड़ती है। तो इन संसाधनों का जो प्रभाव पड़ता है, ये संसाधन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अधिक तीव्र कर देते हैं। श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण ने हिंदुओं के जीवन में संस्कृतिकरण को अधिक मात्रा में तीव्र गति से अग्रसर करने का योगदान किया है। ये एक पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कथन कारण में भी अक्सर इससे क्वेश्चन बन सकता है।
संस्कृतिकरण को श्रीनिवास ने स्पष्ट तौर पर एक सांस्कृतिक अवधारणा माना है, ठीक है, न कि संरचनात्मक। ये कैसी है? संरचनात्मक अवधारणा नहीं है। पश्चिमीकरण की भांति आधुनिकीकरण को एक उन्होंने नैतिक दृष्टि से तटस्थ अवधारणा नहीं स्वीकार किया है, ठीक है। आधुनिकता और आधुनिकीकरण में अच्छे बुरे के भाव निहित मानते हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वर्ण और जाति का विश्लेषण। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में करते हुए वर्ण का मॉडल जाति की एक गलत और विकृत छवि प्रस्तुत की है। जाति व्यवस्था में काफी विविधताओं को तोड़ते हुए श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एकजुटता की बात कही है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं। श्रीनिवास जातियों की एकता को शीर्ष उर्दू एकजुटता कहते हैं। यहाँ से नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमएन श्रीनिवास टॉपिक से, ठीक है। इनके विपरीत क्षैतिज एकजुटता में एक ही जाति के सदस्य परंपरा, त्योहार और रीति रिवाज को, देवी देवताओं को मानते हुए यहाँ पे आप देखोगे ये आप इस तरीके से बनाओगे, ये आपकी ऊर्ध्वाधर एकता है, ऊर्ध्वाधर एकता। ये जाति हैं हाई, लोअर और मिडिल कास्ट। इस मिडिल कास्ट में देखेंगे ये क्षैतिज एकता है, एकता। ये कॉन्सेप्ट आपका एमएन श्रीनिवास के द्वारा समझाया गया है। पूर्व लोगों के धर्म का विश्लेषण करते हुए श्रीनिवास ने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय, प्रादेशिक और प्रायद्वीप और समस्त भारत पर व्याप्त हिंदू धर्म के लिए फैलाव, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सेपरेट, फैलाव की संकल्पना इन्होंने दी है। हिंदू धर्म 4 स्तरों अर्थात अखिल भारतीय, ये बता दिया ध्यान रखना, अखिल भारतीय हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय प्रादेशिक हिंदुत्व और स्थानीय हिंदुत्व। ये फैलाव के जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से इन्होंने जिक्र किया है, ये ऐसे फैलाव हो रहा है, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हैं, ये इस तरीके से बन जाते हैं। श्रीनिवास के अनुसार अखिल भारतीय हिंदुत्व सारे भारत में फैला हुआ हिंदुत्व है, इसकी प्रकृति विशुद्ध संस्कृतिनिष्ठ है। उदाहरण के लिए इसकी अभिव्यक्ति हम राम और कृष्ण के जन्मोत्सव में देख सकते हैं। लगभग समस्त भारत में जो मनाया जाता है ये आपका अखिल भारतीय हिंदुत्व की इन्होंने बात की है। फैलाव की अवधारणा के आधार पर सैद्धांतिकीकरण करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है कि मोटे रूप से यह तथ्य सही प्रतीत होता है कि जैसे जैसे फैलाव का क्षेत्र घटता है वैसे वैसे आमजनों के बीच प्रचलित अनुष्ठान, क्रियाओं और सांस्कृतिक स्वरूपों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। अंततः जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है पूजा और अनुष्ठान के सामान्य रूप घटते जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, कि जितना क्षेत्र व्यापक होता जाएगा उतनी तत्वों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी, फैलाव। अब आप देखोगे किसी पर्टिकुलर एक ट्रेडिशन है वो लिमिटेड क्षेत्र तक है तो उसमें तत्वों की विद्यमानता ज्यादा है और जितना उसका फैलाव होता जाएगा तो तत्वों का बिखराव भी अधिक होता जाएगा। तो फैलाव की जो कॉन्सेप्ट है ये एमएन श्रीनिवास के द्वारा इस तरीके से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, श्रीनिवास ने फैलाव की अपनी इस अवधारणा को 2 रूप में बताए हैं, क्षैतिज फैलाव जाति आधारित दिया है और ऊर्ध्वगामी या लंबवत फैलाव स्थानीय, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रत्येक स्थान पर ब्राह्मणों में उनकी भाषिक और भौगोलिक भिन्नता को छोड़कर बहुत सांस्कृतिक अनुष्ठान लगभग समान है। संस्कृति समानता को उन्होंने क्षैतिज फैलाव कहा है। किसी पर्टिकुलर कास्ट में जो फैलाव है वो क्षैतिज है। इसके विपरीत एक भाषिक क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से सजातीय क्षेत्र की नीची व अन्य जातियों के साथ मिलकर संपन्न करते हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने जातियों के इस प्रकार के फैलाव को ऊर्ध्वगामी फैलाव कहा है। अभी एकता की बात आई थी बेटा, जिस प्रकार से एकता की बात आई थी यहाँ पे ऊर्ध्वाधर एकता, ये कैसे है, ये ऐसे हो सकती है बेटा, ठीक है। और क्षैतिज एकता पर्टिकुलर एक जाति में है। इसी तरीके से फैलाव के कॉन्सेप्ट को भी सेम पैटर्न पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जाति आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने संदर्भ में मंडल कमीशन की कटु आलोचना की है।
मंडल कमीशन रिलेटेड है आपका ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड है। दूसरा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है मंडल कमीशन, ठीक है। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बिहाफ पर 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी और बाद में उसे लागू किया गया है वीपी सिंह की सरकार से। और जब से ही अन्य पिछड़े वर्ग को जो जिसकी संख्या 52% है उसे 27% रिजर्वेशन की घोषणा की गई थी और लागू है ये आपका। इनकी ये आलोचना करते हैं मंडल कमीशन की कटु आलोचना, धर्म वर्ण जाति परिवार ग्राम और क्षेत्र संरचना कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्होंने भारतीय समाज का मूल आधार माना जाता है, ठीक है। श्रीनिवास के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके बेटा। बुक व्यू की बात की है इन्होंने, मूल आधार को धर्म ग्रंथ के आधार पर जिसकी हम स्टडी की जाती है उसे बुक व्यू बोला है। और भारत के विभिन्न प्रदेशों क्षेत्र शोध फील्ड वर्क द्वारा प्राप्त जानकारी को उन्होंने फील्ड व्यू कहा है। इससे पहले जो आपकी जीएस घुरिये की क्लास हुई है उसमें भी इन चीजों का जिक्र हुआ है। और एमएन श्रीनिवास के द्वारा जो इनके गुरु थे जीएस घुरिये, उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उनका जो बुक व्यू उन्होंने यूज किया है ओनली टू स्टडी महादेव कोहली और सेक्स हैबिट अमंग द मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे, ये उनका फील्ड व्यू थे। बट इनका जो अप्रोच है वो फील्ड व्यू की तरफ ज्यादा है और इन्होंने फील्ड व्यू को प्रायोरिटी दी है। तो क्वेश्चन आपका बनता है फील्ड व्यू बुक व्यू वर्ड किसके द्वारा दिए गए हैं, तो एमएन श्रीनिवास के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इंडोलॉजी की बात की है, भारत विद्या का उन्होंने अस्वीकारते हुए श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए फील्ड व्यू या फील्ड वर्क का समर्थन किया है। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, नेट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फलस्वरूप उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के अनुमानात्मक स्पेक्युलेटिव विषय के स्थान पर तथ्य प्रधान विषय बदलने में महती भूमिका निभाई है। एमएन श्रीनिवास वो थिंकर थे जिन्होंने फील्ड व्यू को डोमिनेंट तरीके से सोशियोलॉजी में यूज किया है। समाजशास्त्र के स्वदेशीकरण के रास्ते पर ले जाने से श्रीनिवास फील्ड वर्क की सबसे अहम भूमिका मानते हैं। फील्ड वर्क ध्यान रखना बेटा, फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है आपका। और ये किससे रिलेटेड है, एमएन श्रीनिवास से। कुछ फेमस कॉन्सेप्ट हैं आपके। ब्राह्मणीकरण, ये वही परिवर्तन है बेटा जब लोअर कास्ट ब्राह्मणों की दिशा में अपने रीति रिवाज खान पान जीवन शैली को अपनाती है। दिस प्रोसेस नोन एज ब्राह्मणाइजेशन। और ब्राह्मणाइजेशन की जगह फिर ये संस्कृतिकरण लेकर आए और फिर कुछ समय बाद इन्होंने बताया नहीं, भारतीय समाज का जो परिवर्तन हो रहा है वो पाश्चात्य की तरफ हो रहा है, वेस्टर्न वैल्यू को अडेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद देखोगे एक फैलाव कॉन्सेप्ट दिया है जिसका अभी जिक्र हमने ऊपर किया है। तो ये कुछ फेमस कॉन्सेप्ट है, इनसे बार बार एमएन श्रीनिवास एक बड़े थिंकर हैं। आप देखोगे कि एक शॉर्ट टाइम में इनकी वीडियो बनाना और अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना एक चुनौती के रूप में हो सकता है, क्योंकि इतने कम समय में इसके सभी टॉपिक कवर कराने एक चैलेंजिंग टास्क है। विषय क्या क्या है बेटा इनके, भारतीय समाज और संस्कृति, आपने बुक पढ़ी इनकी स्टार्टिंग में, इंडियन सोसाइटी कल्चर की बात की है, धर्म और समाज की बात की है, रूरल स्टडी की है, इंटर कास्ट रिलेशन की बात की है, सामाजिक परिवर्तन की बात की है। अप्रोच कौन सी यूज की गई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज की गई है और माइक्रो मैक्रो अध्ययन इन्होंने किए हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज करने के बाद भारतीय समाज का अध्ययन किया है, यहां से इनका क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। पद्धति में लघु आकार के समुदाय में मानवीय खोज की बात की है, प्रकार्यात्मक एकता की बात की है, क्षेत्रीय खोज की बात की है, वर्णनात्मक अध्ययन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास बंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएस घुरिये के विद्यार्थी रहे हैं। उनके जो मैंने आपको बताया सेकंड जनरेशन के समाजशास्त्री हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए थे और इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचार्ड के साथ मिलकर के, अब आप देखोगे इनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच कहाँ से प्रभावित है। एक वर्ड आपका आता है इपिस्टेमोलॉजी। किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले हम उनके ये देखते हैं कि इन्होंने किसकी बुक का अध्ययन किया है। आपका जो अप्रोच है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक वो यहां से प्रभावित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एमएन श्रीनिवास ने देश के लोगों को पाश्चात्य पुस्तकों और पवित्र सांस्कृतिक धर्मों ग्रंथों से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अवलोकन क्षेत्रीय अध्ययन की बात की गई है, बार बार रिपीट किया गया है, अनुभवों से समझना चाहते थे। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में प्रकार्यात्मक एकता की अवधारणा से स्पष्ट किया है। श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर स्थित कुर्ग के क्षेत्र के का अध्ययन किया गया तथा इस अध्ययन में पाया कि भारत की जातियों में गतिशीलता संभव है और यह कहना है कि जाति गतिहीन है गलत है। आप देखोगे पोजिशनल चेंज
जातियों में होता रहता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा, और जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो प्रक्रिया आपकी संस्कृतिकरण के रूप में जानी जाती है। और आज भी अगर देखोगे तो ये प्रक्रियाएं आपको सोसाइटी में चेंज देखने को मिलेगा। जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है आज भी उसे हम फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज उसके थ्रू हो रहा है। जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण वर्ड दिया इन्होंने, इसका प्रयोग किया, लेकिन चौतरफा आलोचना के बाद संस्कृतिकरण शब्द दिया इन्होंने। ब्राह्मणीकरण के बाद संस्कृतिकरण आया। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम ए अयप्पन ने दिया है। इस वर्ड का यूज तो ए अयप्पन के द्वारा किया गया, बस इसका यूज जो है वो श्रीनिवास के द्वारा अपने अध्ययन में किया गया है। डेविड पोकाक द्वारा ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर क्षत्रिय संदर्भ दिया गया है। श्रीनिवास एस के श्रीवास्तव ब्राह्मणीकरण शब्द के स्थान पर क्षत्रियकरण की अवधारणा लेकर के आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके मिलते हैं जुलते हैं। आप देखोगे संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है सोशल चेंज की, इस सोशल चेंज की प्रक्रिया के आधार पर आगे आपका एक सुरजीत सिन्हा थिंकर हैं, उन्होंने राजपूतीकरण की अवधारणा दी है कि लोकल में जो राजपूत डोमिनेंट है, लोअर कास्ट राजपूतों की दिशा में अपने रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली को अपनाती है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने राजपूतीकरण दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जिस पर्टिकुलर एरिया में जो कास्ट डोमिनेंट होगी, जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो उसी की दिशा में अपने खान पान, रीति रिवाज को बदलेंगे। वेरियल एलिलिन ने राष्ट्रीय पार्क की संकल्पना दी है। ये मैंने आपको कल जीएस गुरिये की जो आपकी वीडियो है उसमें अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है। श्रीनिवास के ये फील्ड व्यू, बुक व्यू हैं, इनका डिस्कशन अभी हो चुका है। फील्ड व्यू में वो जोर देते हैं कि हमें क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करने से बेटरमेंट मिलेगा, सोशियोलॉजी को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। और इन्होंने गुरिये के जो वर्क हैं उन पे ज्यादातर ये आरोप लगाया कि उन्होंने आराम से कुर्सी पर बैठ करके इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव के थ्रू अपनी स्टडी की है, और इन्होंने उस व्यू को बुक व्यू बोला है। वर्ड दिए गए हैं एमएन श्रीनिवास के द्वारा। क्वेश्चन यहीं से बनता है, बुक व्यू और फील्ड व्यू शब्द किस विचारक के द्वारा यूज किए गए हैं। एमएन श्रीनिवास सूक्ष्म अनुभविक अध्ययन के आधार पर ग्रामों में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। इसके लिए संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और निरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपको करा दी अच्छे से। 52 में अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम इस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग एमएन श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। श्रीनिवास ने एमएन जो संस्कृतिकरण के बारे में डिस्कस किया है वो काफी डिस्कशन आपका हो चुका है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संस्कृतिकरण पे काफी वर्क है और इसको लेकर के काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिन चीजों को डिस्कशन किया जा चुका है। संस्कृतिकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जातीय गतिशीलता को प्रभावित करती है। कैसी? अपवर्ड मोबिलिटी, एक दो तरफा प्रक्रिया है, श्रीनिवास इसे एक तरफा प्रक्रिया मानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका डेवलप होता है, एक वर्ड आता है विसंस्कृतिकरण। एक थिंकर है आपके मजुमदार के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया विसंस्कृतिकरण। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में केवल एक तरफा प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसे संस्कृतिकरण पे जोर दिया है एमएन श्रीनिवास ने। भारतीय समाज में दूसरी प्रक्रिया भी हो रही है कि हायर कास्ट लोअर कास्ट की दिशा में अपने खान पान, रीति रिवाज और जीवन शैली को अपना रहा है। तो ये जो लोअर कास्ट की तरफ हो जा रहे हैं, इसको उन्होंने विसंस्कृतिकरण कॉन्सेप्ट बोला है। और ये प्रक्रिया डाउन की तरफ जा रही है, जैसे संस्कृतिकरण अप की तरफ जा रही है, ठीक है। संस्कृतिकरण का संबंध केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। संस्कृतिकरण द्वारा समाज में पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। इसके द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में उद्योग सांस्कृतिक गतिशीलता देखने को मिलती है, लेकिन परिप्रेक्ष्य में यह क्षैतिज गतिशीलता को प्रकट करता है, ठीक है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं और भी आइडियल हो सकते हैं संस्कृतिकरण के लिए। प्रोफेसर योगेंद्र ने संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण कहा है। कई बार ये क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा गया है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। और संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का समूह है, गुच्छा है, ये भी कहा गया है। प्रोफेसर डीएन मजुमदार संस्कृतिकरण के स्थान पर विसंस्कृतिकरण का नाम देते हैं। नहीं, यहाँ पे आप देखोगे अगर ऐसे चीजें परिवर्तन हो रहा है तो ये हायर कास्ट की दिशा में हो रहा है, तो इसको संस्कृतिकरण बोला है। बट इन्होंने कहा कि ये एक तरफा प्रक्रिया दी है, इन्होंने दूसरी प्रक्रिया भी ऐसे चल रही है जिसे विसंस्कृतिकरण बोला है। किसने? एमएन ये मजुमदार ने, डीएन मजुमदार ने, विसंस्कृतिकरण।
और विसंस्कृतिकरण अपोजिट प्रक्रिया है किसकी? संस्कृतिकरण की। जब हायर कास्ट लोअर कास्ट की दिशा में अडेप्ट करती है मूल्यों को, तो ये लोअर कास्ट की दिशा में परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसको ही विसंस्कृतिकरण कहा है। नामदेश्वर प्रसाद कुलीनीकरण कहते हैं, कुप्पास्वामी संदर्भ समूह कहते हैं, और कालियाई से जनजातिकरण भी नाम देते हैं। किसको? विसंस्कृतिकरण को। होराल्ड गोल्ड अच्छे थिंकर हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इनको लेकर के। फैजाबाद जिले में वर्तमान में अयोध्या जिले के शेरपुर नागटीपुर गांव का अध्ययन किया और यह कहा कि वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण में आर्थिक व राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है, न कि सांस्कृतिक शक्ति। अब यहाँ पे सांस्कृतिक शक्ति की बात की गई है डोमिनेंट कास्ट में, और इन्होंने इसकी जगह दूसरी स्टडी की है। ठीक है, हेराल्ड गोल्ड पे क्वेश्चन आपके आते हैं, नए थिंकर हैं सोशियोलॉजी में, और ट्रेडिशनल थिंकर की जगह ये लेते हैं, और इनकी काफी स्टडी फेमस हैं, और ये अच्छे एक विचारक हैं। नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभ्यर्थी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इन थिंकर को नोट करें और इनकी स्टडी को भी आप स्टडी करने के बाद जाएं। और इन्होंने बताया कि एक इनकी स्टडी है आपकी रिक्शे वाला जो लखनऊ, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि वहाँ जाति महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखोगे सिटी एरिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जहाँ शर्मा जी टी स्टॉल है, यानी कि जो पंडित हैं कास्ट में रैंकिंग में हायर पोजीशन रखते हैं, और उन्होंने चाय की दुकान वहाँ खोली हुई है। ओएम लिंच का कहना है कि वर्तमान समय में व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सांस्कृतिक शक्ति के बजाय पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की ओर में अधिक अग्रसर हुआ है, जैसा कि आगरा की जाटव जाति की बात की गई है। वाईबी दामले और ओएम लिंच का कहना है कि वास्तव में संस्कृतिकरण के स्थान पर संदर्भ समूह का प्रयोग ज्यादा है। भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, ये श्रीनिवास बोलते हैं। आप देखोगे गांधी जी को आपने पढ़ा, और गांधी जी रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ये कहते हैं एक आपकी मैटकोफ की एक गणतंत्र भारतीय गांवों को गणतंत्र की संज्ञा दी है। तो उसका क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर है ही नहीं, वो डिपेंड करते हैं। आप देखोगे पुराने समय में वो सभ्यता के लिए डिपेंड करते थे, अपने लोकल कस्बे से खान पान की चीजें, ड्रेस कोड वहां से प्रभावित होता था। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति एक सांस्कृतिक कोटि के रूप में वर्णित किया है श्रीनिवास ने। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम में जाति प्रणाली और ग्रामीण समाज का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ये आपकी अप्रोच यूज की गई है एमएन श्रीनिवास के द्वारा। इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं बेटा, ये स्टेटमेंट हैं आपके एमएन श्रीनिवास के। जाति की प्रभाविता अंत्य समष्टि गतिशीलता होती है, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, श्रीनिवास कह रहे हैं यहाँ पे। भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता मिथक है, श्रीनिवास बोल रहे हैं। परिवार के स्थायी और अस्थायी रूप का वर्णन किया है श्रीनिवास ने। जाति प्रजातंत्र में सहायक है श्रीनिवास। इसके बाद कोठारी की एक स्टडी आती है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, वोट बैंक की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो वोट बैंक की संकल्पना आपकी श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर देती है, श्रीनिवास। ये भी इंपोर्टेंट कोटेशन है, ऊपर ये डिस्कस किया ही गया है। बुक व्यू, फील्ड व्यू, श्रीनिवास। संरक्षणात्मक भेदभाव आधुनिक विकास में बाधक मानते हैं, ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलते हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह और पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण के साथ जुड़ी हुई है, ये कोटेशन आपकी इंपोर्टेंट है एमएन श्रीनिवास की। ठीक है बेटा, ये कुछ रिपीटेड पार्ट है आपका जो बार बार रिपीट हो रहा है, इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु क्षेत्रीय अध्ययनों पर बल दिया है श्रीनिवास ने। स्वदेशीकरण के लिए फील्ड वर्क को इंपोर्टेंट माना है। वर्ण एक सिद्धांत है, जाति उसका व्यवहारिक स्वरूप है, श्रीनिवास बोल रहे हैं। जाति को समुदाय मानते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जाति समिति के उदाहरण हैं, श्रीनिवास और दुबे इसको मानते हैं। कुर्ग जाति समुदाय का अध्ययन किया है। भारत के संदर्भ में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, और भारत में जाति को संरचनात्मक विशेषता माना है, जबकि मैक्स वेबर ने सांस्कृतिक विशेषता माना है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एमएन श्रीनिवास को लेकर के, और एमएन श्रीनिवास इंपोर्टेंट थिंकर हैं भारतीय समाज की संरचना को समझने के लिए। जाति और वर्ण में भेद करने का श्रेय श्रीनिवास, घुरी और आंद्रे बेती को जाता है। इनमें से इससे कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है,
श्रीनिवास बोलते हैं, अपने ही कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारत में पश्चिमीकरण का स्वरूप और जाति अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के विविध खंडों में अलग अलग पाई गई है, श्रीनिवास बोल रहे हैं। और जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, श्रीनिवास। और इसका कंपैरिजन आप करोगे रजनी कोठारी को लेकर के, रजनी कोठारी बुक है इनकी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे आपके कई कॉन्सेप्ट और डिस्कस किए जा सकते हैं, वोट बैंक को लेकर के, जाति का रोल लेकर के पॉलिटिक्स में, और किसने जाति को राजनीति का कैंसर बोला है, ये भी एक आपका टॉपिक आता है और इम्पोर्टेंट है। भारत में ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई कुल को माना है, श्रीनिवास ने। स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति के लिए पश्चिमीकरण, लौकिकरण और जाति गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को स्थायी उत्तरदायी माना है। आप देखोगे भारतीय समाज के अध्ययन की बात करते हैं, रूरल एरिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति बदलने में ये इनके कॉन्सेप्ट जो हैं ये सकारात्मक रोल प्ले करते हैं और इनके द्वारा महिलाओं की स्थिति में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। दोनों में ये अंतर है। आप देखोगे संस्कृतिकरण में जो लोअर कास्ट है हायर की दिशा में जा रही है और वो अपने रीति रिवाज उनकी दिशा में, जैसे आप देखोगे रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करना, और रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करने के बाद जो लोअर कास्ट है वो कलावा धारण कर रही है, तो कहीं ना कहीं पवित्रीकरण की तरफ वो जा रही है। बट वेस्टर्नाइजेशन में आप देखोगे निरपेक्ष प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, वो किसी के सापेक्ष नहीं है। यहाँ पे गांव को भारतीय समाज और सभ्यता के सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते हैं, श्रीनिवास। इंपोर्टेंट बुक के साथ साथ इनके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काम काफी किया है इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना को समझने में, कॉन्सेप्ट काफी दिए गए हैं इनके, और जो इनकी मैथोलॉजी है और टॉपिक जो इन्होंने दिए हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूमा और पोकाक इनके पूर्व अध्ययन के भारतीय समाजशास्त्र में श्रेष्ठ रचना मानते हैं। भारतीय परंपराएं वस्तुतः हिंदू परंपराएं हैं और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित हैं, श्रीनिवास। भारतीय परंपराएं जाति, धर्म और गांव में हैं, जाति, धर्म और गांव। विशेष तौर पे श्रीनिवास ने भारतीय गांव का अध्ययन किया है और भारतीय गांव में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया है। आप देखोगे आजादी के बाद जस्ट जो चीजें आई, जो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन देखे गए, उन परिवर्तन की प्रक्रियाओं का उल्लेख श्रीनिवास के द्वारा यहाँ किया गया है। पवित्रता से संपूर्ण परिपूर्ण हिंदू धर्म पर श्रीनिवास कभी चर्चा नहीं करते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। 1945 से 46 में श्रीनिवास गांव के अध्ययन की प्रेरणा रेडक्लिफ ब्राउन से प्राप्त हुई है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रभाव भी यहीं से देखने को मिलता है। इवान प्रिचार्ड का भी प्रभाव उन पर था। भारतीय सामाजिक संरचना के संबंध में हिंदू धार्मिक संरचना से मिलता जुलता है, श्रीनिवास कहते हैं। एमएन श्रीनिवास किसी भी जाति को प्रभु जाति का दर्जा देने के लिए 6 तत्वों की चर्चा करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, एमए की परीक्षा में तो काफी ये पूछे जाते हैं। आप देखोगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, आर्थिक शक्ति जिसके पास है, संख्यात्मक शक्ति जिसके पास है और राजनीतिक शक्ति जिसके पास है। पाश्चात्य शिक्षा, प्रशासन में नौकरी और आय के नगरीय स्रोत, ये 6 पॉइंट हैं किसी भी जाति को डोमिनेंट कास्ट होने के लिए। कहाँ पे? रूरल एरियाज में। अभी दुबे का जिक्र किया, रायबर्मन का जिक्र किया। दुबे डोमिनेंट कास्ट को डोमिनेंट व्यक्ति से रिप्लेस करते हैं और रायबर्मन डोमिनेंट कम्युनिटी से रिप्लेस करते हैं। बेटा इन्हें आपको याद करना है, रट लेना है। इनके कूट आपसे पूछे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, और 1-2 ऑप्शन आपके अलग डाल दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सही कूट का चयन कीजिए। प्रभु जाति के उपरोक्त तत्वों में 3 अति महत्वपूर्ण हैं, इकोनॉमिक, न्यूमेरिकल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। आप देखोगे ये पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है एमएन श्रीनिवास का। आंद्रे बेती ने श्रीपुरम के अध्ययन में ब्राह्मणों को, अब आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आंद्रे बेती ने कहाँ की स्टडी की है? श्रीपुरम की। एसी मेयर ने रामखेड़ी गांव का अध्ययन किया है। के एन शुक्ला ने भाग